नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम आज प्रश्न नंबर 14 हैजा रोग के कारण, लक्षण तथा रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉजेज, सिम्टम्स एंड डिसीज प्रिवेंशन मेजर्स ऑफ कॉलरा। उत्तर है हैजा कॉलरा। हैजा एक तीव्र संक्रामक रोग है। प्रारंभ में व्यक्ति को दस्त होते हैं। दस्त पनीला होता है। ये चावल के पानी जैसा होता है। दस्तों के साथ साथ रोगी को उल्टी होती है। रोगी को प्यास बहुत सताती है। इसमें पेशाब आना बंद हो जाता है। इसमें रोगी के हाथ पैर में ऐंठन बढ़ती होती है। इसमें तापमान गिरता चला जाता है। यदि समय पर सावधानी नहीं बरती जाती तो रोगी की हृदय गति रुक जाती है। हैजे के मुख्य पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान स्वतंत्र बांग्लादेश या बंगाल, गंगा के डेल्टा तथा भारत के अन्य भागों में महामारी का रूप धारण कर लेता है। ये कुछ पूर्वी देशों में भी प्रचलित है। इसलिए इस रोग को एशियाटिक कॉलरा के नाम से भी जाना जाता है। कारण मौसम, ये रोग गर्मी के मौसम में अंत में तथा वसंत ऋतु में अधिक फैलता है। ठंडी ऋतु के आगमन पर यह समाप्त हो जाता है। हैतिक एटोलॉजी, ये रोग कॉलरा वाइब्रो नामक जीवित जीवाणु के द्वारा होता है। इस जीवाणु को कॉलरा स्पिरुलियम के नाम से जाना जाता है। ये जीवाणु रोगी के मल तथा उल्टी में पाया जाता है। यह सक्रिय, गतिशील तथा कोमा के आकार का होता है। ये 30 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर आकलन के माध्यम से पैदा होता है। ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में कुछ मिनटों में नष्ट हो जाता है। इसकी शरीर के बाहर भूमि दूषित कार्बनिक पदार्थ, दूध, सीवेज तथा अन्य भोजन एवं पेय पदार्थों में अभिवृद्धि होती है। घरेलू मक्खी इन रोगों को फैलाने में महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस रोग के जीवाणु 15 दिन तक मक्खी में जीवित रह सकते हैं। प्रसार, इस रोग की छूत मुख से लगती है। जब व्यक्ति दूषित जल, दूध या भोजन को ग्रहण करता है तब इस रोग के जीवाणु उसके शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। ये रोग एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को भी लग जाता है। रोगी की सेवा करने वाले व्यक्ति की असावधानी के कारण वह दूसरे व्यक्तियों को इतनी छूत पहुंचा देता है। रोगी के विसर्जनों तथा वस्त्रों से भी ये रोग फैलता है। ये रोग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में फैलता है। अप्रत्यक्ष रूप से ये रोग मक्खियों द्वारा फैलाया जाता है। मक्खियाँ इस रोग को सजीव तथा यांत्रिक द्वारा भी फैलाया जाता है, परंतु ये इस रोग की छूत को फैलने में महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते। उद्भवन काल, इस रोग का उद्भवन काल बहुत ही अल्प होता है, कुछ घंटों से लेकर 5 दिन तक माना जाता है। मृत्यु दर, इस रोग में मृत्यु दर 5 से 75% तक हो जाती है, परंतु आधुनिक चिकित्सा ने इस दर को कम कर दिया है। प्रतिकारिता, संभावित आक्रमण द्वारा दीर्घकाल के लिए इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। एंटी कॉलरा वैक्सीन का टीका लेने से 6 महीने के लिए कृत्रिम प्रतिकारिता प्राप्त की जा सकती है। तो इसलिए हमें एंटी जो कॉलरा वैक्सीन है वो लगवा लेना चाहिए गर्मियों के पहले, क्योंकि जैसे गर्मी शुरू होती है ये सारा हमारा ये बीमारियां फैलने लगती हैं। फिर बारिश है, बारिश में भी ये होता है, तो इसलिए जैसे सर्दियां ख़त्म हो हमें ये एंटी कॉलरा वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। रोग के कारण, कॉजेज ऑफ डिसीज, इस रोग के साधारण कारणों में
लोगों की बुरी आर्थिक एवं सामाजिक दशा, स्वास्थ्य के नियमों के पालन में लापरवाही, सफाई संबंधी अपेक्षा आदि प्रमुख हैं। इसके प्रमुख कारणों में पीने योग्य उचित जल का अभाव, मक्खियाँ, सड़े गले फल, मेवा, मृतकों को नदी के जल में प्रवाह करने की प्रथा आदि आते हैं। निवारण उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स। हैजा के निवारक उपाय निम्नलिखित हैं। पथकरण, रोगी को अलग कर दिया जाए। इसके लिए उसे अस्पताल भेजकर अलग कर सकते हैं या उसे घर में अन्य व्यक्तियों से अलग कर देना चाहिए। इससे घर के अन्य व्यक्तियों को संपर्क तोड़ देना चाहिए। अधिसूचना, यदि किसी व्यक्ति के इस रोग से ग्रस्त होने का संदेह हो तभी उसकी सूचना अधिकारियों को दी जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, बिंदु है स्थानीय उपाय। इसके अंतर्गत निम्नलिखित उपायों को काम में लाना चाहिए। जिस कमरे में रोगी को रखा गया है उसे फर्श पर चूना बिखेर देना चाहिए। हाथों को धोने के लिए उपयुक्त निसंक्रमक का प्रयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति रोगी की सेवा में रहे वह इसे अपने हाथों को धोता रहे। आजकल सैनिटाइजर्स हैं, ये डेटॉल है, इनसे जो है डेटॉल साबुन है या हैंड सैनिटाइज़र है, इससे हमें हाथ धोते रहने चाहिए। रोगी के मल या दस्त तथा उल्टी को पात्र में लेना चाहिए। इस पात्र में चूना नीचे डालना आवश्यक है। इसके इन विसर्जनों को नगर या ग्राम से दूर दफनाना या जला देना चाहिए। चौथा पॉइंट है, भोज्य तथा पेय पदार्थों का धूल तथा मक्खियों से बचाना चाहिए। पांचवा बिंदु है, मक्खियों को नष्ट करने के लिए फार्मलिन घोल का प्रयोग करना चाहिए। उनके लावे को नष्ट करने के लिए DDT का प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन तथा पेय पदार्थों को उनको दूषण से बचाने के लिए जाली का प्रयोग करना चाहिए। छठा पॉइंट, छठी बिंदु, सार्वजनिक स्थानों में भोज्य एवं पेय पदार्थों की बिक्री पर नियंत्रण तथा उनकी सफाई पर बल दिया जाना चाहिए। सातवां बिंदु, समस्त पाखनों तथा नालियों को फिनाइल से धुलवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त चूना या ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब चौथा जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट जो है चौथा, वो है एंटी कॉलरा टीका। प्रारंभ में 0.5 सीसी की मात्रा में एंटी कॉलरा वैक्सीन का टीका लगाया जाना चाहिए। एक सप्ताह बाद 1 सीसी वैक्सीन पुनः लगाई जानी चाहिए। इससे 6 माह की प्रतिकारिता प्राप्त की जा सकती है। वेजिटेबल बाइल लवण की गोलियां खाली पेट दी जाएं। इसके 15 मिनट बाद 1 गोली वैक्सीन की दी जाए। इस मात्रा में व्यक्ति 1 वर्ष के प्रतिकारिता प्राप्त कर सकता है। पांचवा पॉइंट, जल पूर्ति का शुद्धिकरण। यूरोप में हैजा को रोकने के नियंत्रित जल वितरण में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनसे भारत में भी हैजा को रोकने में सहायता प्रदान की है। जैसे कि छूत की घटना की सूचना प्राप्त हो, तुरंत जल की शुद्धिकरण के लिए निमित्त उपायों को काम में लाया जा सकता है। कुआं या घर में आए जल को पोटेशियम परमानेंट से शुद्ध कर लेना चाहिए। पानी का क्लोरीनकरण, जल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन चूने का प्रयोग करना चाहिए। घरों में पानी को उबालकर शुद्ध बनाया जा सकता है। उबालने से छूत के फैलने का भय दूर हो जाता है।
छठी बिंदु, रोगियों के मल मूत्र तथा अन्य विसर्जन को कुशलता से शीघ्र ही नष्ट कर देना चाहिए, जिससे मक्खियों को अपनी वंश वृद्धि के लिए अवसर ना मिल सके। फिर एंटी कॉलरा या आयल मिक्सचर का प्रयोग निवारक तथा उपचार मात्रक दोनों ही दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इस मिक्सचर को उपचारकता दृष्टि से 8 से 10 ग्राम तक प्रतिदिन लेना चाहिए। निवारक दृष्टि से पहले एंटी कॉलरा टीका लिया जाए तथा बाद में 1 ग्राम मिक्सचर प्रतिदिन लेना चाहिए। इस मिक्सचर को निम्नलिखित दवाएं होती हैं, जैसे आर स्पिरिट एथेरियस होता है, ऑयल ऑफ क्लोव्स होता है, ठीक है, ऑयल ऑफ जूनिपर होता है, ऑयल ऑफ काजूपुट होता है, एसिडिक सल्फ्यूरिक अरोमेटिक भी काम में लाई जा सकती है। ये सारे जो है पानी के घोल में पिलाने चाहिए। अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट पे। 8वें पॉइंट में लिखा गया है स्वास्थ्य शिक्षा। व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न पोस्टरों, पैम्फलेट आदि का प्रयोग करना चाहिए। इनके माध्यम से जनता को ये बताया जाए कि अध्यापक एवं सड़े गले फलों, सब्जियों तथा अन्य भोजन पदार्थों को खरीदकर खाना हानिकारक है। अतः इसके उपयोग न करने से हैजा के रोग की छूत को फैलने से रोका जा सकता है। स्वच्छता के महत्व को स्पष्ट किया जाए। बाजार की वस्तुओं को खाना पीना हानिकारक है। पेय पदार्थों, आइसक्रीम आदि के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए। खाली पेट कहीं नहीं जाना चाहिए। दस्तवर दवाइयाँ इस काल में नहीं लेनी चाहिए। मक्खन, उबले दूध से बचना चाहिए। गर्म पेय तथा भोजन लेना लाभदायक है। भाषण, फिल्म तथा स्लाइड्स के द्वारा एंटी कॉलरा प्रचार करना चाहिए। उपयुक्त बातों के माध्यम से जनता को सजग बनाया जाना चाहिए। निष्क्रमण अब कैसे करेंगे? इस रोग के निवारण के लिए क्रमात्मक तथा अंतिम दोनों प्रकार का निःसंकरण करना चाहिए। बिस्तर तथा वस्त्रों को भाप से निष्क्रमण किया जाना चाहिए। यदि ऐसा कुशलतापूर्वक ना किया जा सके तो रोगी के वस्त्र तथा बिस्तर को जलाना ही उपयुक्त है। यदि वे कीमती हैं तो उनके घंटों तक सूर्य की किरणों में निष्क्रमित करना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयुक्त बर्तनों को उबालकर उसे निष्क्रमित किया जाना चाहिए। उसके द्वारा प्रयोग पलंग या चारपाई को निष्क्रमित करना चाहिए। जो भी उसका मतलब चारपाई है, बिस्तर है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, सबको जो है हमें डेटॉल से या क्लोरीन में डेटॉल डाल के या क्लोरीन डाल के उनको अच्छी तरह ये उबाल के उनको फिर यूज़ में लेना चाहिए। और जितना हो सके उसके मतलब है उसमें डेटॉल डालो। उसके जो कपड़े हैं डेटॉल डाल के धो दो, डेटॉल छिड़क दो और धूप में सूखने दो ताकि जो कीटाणु वो मर जाएं। भोजन का निरीक्षण। भोजन को सावधानी के साथ पकाया जाना चाहिए, साथ ही मक्खियाँ तथा धूल से सुरक्षित रखा जाए। मल तथा हाथों में इसकी रोकथाम के लिए उपाय। मल तथा हाथों में हैजा को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम ये उठाए जाने चाहिए। पहला है, रहने तथा खाना बनाने के लिए पृथक एवं उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे खाना मक्खियों तथा धूल के प्रयोग से बच सके। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। जल वितरण की व्यवस्था को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मल मूत्र को दूर करने के लिए कुशल एवं उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे मक्खियों को अपनी वंश वृद्धि के लिए अवसर ना मिल सके। नहाने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके प्रारंभ होने से पहले आसपास के क्षेत्रों के लोगों तथा आने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क
एंटी कॉलरा टीका लगाया जाए। उपचार, इसका ट्रीटमेंट क्या है? हैजा के रोगियों के उपचार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। उसका थोड़ा थोड़ा ग्लूकोजयुक्त जल जल्दी जल्दी देना चाहिए। कभी कभी निम्नलिखित दवाइयों का पाउडर भी लाभदायक सिद्ध हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम, कालोमल 1/6 ग्राम, एक चुटकी, कैफीन 2 ग्राम। इस पाउडर को प्रति 2 घंटे पर दिया जा सकता है। ये तीनों को मिला के, जैसे सोडियम कार्बोनेट है 5 ग्राम, कालोमल 1 चुटकी, कैफीन 2 ग्राम, इनका घोल बना के इनको पाउडर जो है, इस पाउडर को प्रति 2 घंटे पर दिया जा सकता है। उल्टी तथा दस्त बंद हो जाने पर इसकी प्रति 6 घंटे पर दिया जाना चाहिए। आगे तीसरा सी पॉइंट, तीसरा, यदि शरीर में पर्याप्त जल निकल गया है तो रोगर्स हाइपरटोनिक सलाइन नसों के माध्यम से दिया जाना चाहिए, क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाए तो सलाइन देना चाहिए। इसकी मात्रा रक्त दाब तथा रक्त की विशेष गुरुता के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। कभी कभी राजस का आंकलन घोल नसों या गुर्दे के माध्यम से दिया जा सकता है। ये घोल प्रति 2 घंटे पर दिया जाना चाहिए। ये तब तक दिया जाए जब तक मूत्र की मात्रा 20 औंस प्रतिदिन ना हो जाए। इस घोल के निम्नलिखित दवाएं होती हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट 160 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 96 ग्राम, एक्वा जो है 1 पिंट। रोगी को गर्म रखा जाए, उसका तापमान गिरने नहीं देना चाहिए। उसके लिए गर्म बिस्तर का भी प्रयोग किया जा सकता है। सल्फा सुसिडाइन या सल्फा ग्वाइडाइन के 4 टीकों या गोलियां प्रारंभ में दी जाए। इसके साथ प्रति 4 घंटे पर 2 गोलियां तथा 1 ड्रम कायोलिन दिया जाना चाहिए। इससे दस्त बंद ना हो जाए। रोगी को अपनी प्यास बुझाने के लिए हमें पर्याप्त जल जो है, आजकल ORS आता है, घोल आता है, या ग्लूकोज है, उसको मिला के बार बार ये देना चाहिए, ताकि जो शरीर का पानी है वो ख़त्म ना हो जाए। इसके साथ प्रश्न नंबर 14 ख़त्म होता है। धन्यवाद।